सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं कुछ पॉइंट्स पर विचार करना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट है कि मोदी जी का जो है ना, गांधी परिवार को ही निशाना बनाता है, जबकि भारत में कांग्रेस के और बहुत से प्रधानमंत्री हुए हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री हैं, चंद्रशेखर से और मोरारजी साहब हैं, चरण सिंह हुए हैं, और बहुत से नेता हुए हैं, लेकिन मोदी जी का निशाना केवल गांधी परिवार पर ही है। जवाहरलाल जी ने कुछ नहीं किया, जवाहरलाल ने ऐसा किया, उनकी गलती थी, वो प्रधानमंत्री नहीं बनने थे, पटेल जी प्रधानमंत्री बनने थे। इंदिरा गांधी ने कुछ नहीं किया, इंदिरा गांधी ने आपातकालीन लगा दिया, ये कर दिया। उसी तरह राजीव गांधी ने, तो मतलब सिर्फ उन्हीं को कोसते रहते हैं मोदी जी, इसके सिवाय उन पर उनके ऊपर कुछ नहीं करना सिर्फ गांधी परिवार की लकीर को ये छोटा करना चाहते हैं, लेकिन उनके करने से उनकी छोटा नहीं होगा। वो बहुत ही अच्छे कुशल शासक रहे हैं। मोदी जी उनकी तुलना में कुछ नहीं है। मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रियंका गांधी ने संसद में कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी इसने, कि तुम एक ही दिन जो है ना इस पर डिबेट कर लो, गांधी परिवार ने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया। और दूसरे, मोदी जी को जो है पूर्व की बात नहीं करनी चाहिए, वर्तमान काल की बात करनी चाहिए। वर्तमान काल में आप क्या कर रहे हैं, केवल उन्हीं को पूछने से, गांधी परिवार को पूछने से कोई भला नहीं होने वाला है। आप उस देश के लिए करके दिखाइए। दूसरा पॉइंट आता है मोदी जी की विदेश नीति। मोदी जी अपनी विदेश नीति में बिल्कुल असफल रहे हैं, फेल रहे हैं। उनकी कोई भी विदेश नीति ठीक नहीं है, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें किसी भी देश ने भारत का साथ नहीं दिया। अगर उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होती तो सभी देश उसका समर्थन करते। दूसरे, अगर उनके विदेशों से अच्छे संबंध होते, अमेरिका से भी उनके खराब संबंध भारत के हो गए हैं अगर होते, तो ट्रम्प साहब भारत पर 50% टैरिफ नहीं लगाते। इस प्रकार मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी फ्लॉप हुई है। नेक्स्ट हम आते हैं अमित शाह का संसद में राहुल गांधी को बहुत ही गाली देना, अच्छा व्यवहार न करना। राहुल गांधी जी ने संसद में उससे 3 ही प्रश्न करे थे, 3 ही सवाल पूछे थे अमित शाह से। अमित शाह ने उनका कोई जवाब नहीं दिया और झल्ला कर उनको गाली देने लगा, अभद्र ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो नहीं करना चाहिए था। और वो तो राहुल गांधी जी नरम स्वभाव के हैं, उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया, कोई हस्तक्षेप उन्होंने नहीं किया। लेकिन अगर कोई उनके जगह और कोई नेता होता तो मारपीट हो सकती थी। इस प्रकार जब वे अपना 30 साल का अनुभव बताते हैं, मुझे 30 साल का अनुभव है अमित शाह, तो उनको धैर्य रखना चाहिए और उनको सभ्यता के साथ उनका उत्तर देना चाहिए था। गाली गलौज से जैनिश तरह से संसद में भद्र भाषा का प्रयोग करना, और जबकि उस पर जो हमारे स्पीकर साहब ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा, तो उनको ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था, कहना चाहिए था। ये सब सभ्यता में नहीं आता। एक इतने बड़े लीडर के लिए जो देश का होम मिनिस्टर है, उसके लिए सभ्यता में नहीं आता। अगला पॉइंट है हमारा, जो संदीप पात्रा हैं, तो संदीप पात्रा ने संसद में कहा था कि जो नेहरू जी के विदेश जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उनको लिखे गए लेटर, या देश में अन्य नेताओं को लिखे गए लेटर को जो उनका संलग्न है, वे एक जगह हैं, तो वे उनको जो है चुरा दिया गया है। सोनिया गांधी ने उनको चुरा लिया है। लेकिन उन्हीं के जो संस्कृति मंत्री थे, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कोई पत्र नहीं चुराया गया है, सन के सब पत्र सुरक्षित संग्रहालय में रखे हुए। तो इस प्रकार बगैर पता करे सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं, बिना किसी मतलब के भी। उन्हें तो कोई ना कोई मतलब बहाना चाहिए। झूठ सच का उन्हें कोई मतलब नहीं। बात छूटी है, सच है। सबसे पहले उन्हें इसका देखना चाहिए था, पता लगाना चाहिए था तुम क्या कह रही हो। संसद में भी ऐसे ऐसे झूठ बोले जाते हैं। अगला पॉइंट आता है आरएसएस का ग्रुप। अभी 25 अगस्त को आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, और इन 100 वर्षों में जो है मोदी जी ने उनका काफ़ी गुणगान किया है। जबकि आरएसएस एक मान्य प्राप्त संस्था भी नहीं है, और जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनको जेड सुरक्षा मिली हुई है। जबकि उनको आरएसएस, और जबकि जो कांग्रेस के लीडर हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, जिसका दर्जा एक कैबिनेट मंत्री का होता है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जो सुरक्षा है वो कम कर दी गई है। दूसरी, आरएसएस ने स्वाधीनता आंदोलन में कभी भाग नहीं लिया। वे जो गांधी जी को मारने वाले
गोडसे के समर्थक रहे हैं और उनका विचार मनुवादी है। आरएसएस का जो संगठन है उनका विचार मनुवादी है। मनुवादी में क्या होता है, छुआछूत होता है मनुवादी में। तो उन्होंने अपने प्रमुख को कभी भी किसी शेड्यूल कास्ट को नहीं बनाया, केवल ब्राह्मण को वरीयता देते हैं। इसका जो प्रमुख है मोहन भागवत है और जितने हुए हैं सभी ब्राह्मण जाति से हुए। कहने को वे हिंदुओं का उद्धार चाहते हैं, लेकिन उनने कुछ नहीं, वे सिर्फ मनुवादी प्रवृत्ति के लोग। अब जबकि आरएसएस ने देश की आज़ादी से 53 वर्ष तक, यानी कि 47 से और 2000 तक अपने यहाँ राष्ट्र ध्वज भी नहीं फहराया। 2000 के बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराने लगे। और कांग्रेस को कहते हैं कि तुम वंदे मातरम का सम्मान नहीं करते। कांग्रेस ने तो 1896 से लेकर और उसके बाद 1905 से लेकर सभी अपनी सभाओं में इसकी वंदना की है। हम अगले पॉइंट पर आते हैं, रुपया। अब रुपया कीमत कितनी गिर गई है। अब रुपया, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय रुपया डॉलर के मुकाबले 58 रुपये था। तो उसी में जो है ना मोदी जी हल्ला मचा रहे थे, और ये इतना गिर गया, भारत की साख गिर गई, रुपये की इतनी कीमत गिर गई, भारत के विदेशों में इतनी साख गिरी है, कोई इसका रेपुटेशन नहीं है। और बहुत से नेता जो फिल्मी अभिनेता थे, कलाकार थे, जैसे अमिताभ बच्चन है, शिल्पा शेट्टी, इस तरह के बहुत से जो है ना कलाकार और जो उन्होंने हीरो और हीरोइन, उन्होंने इसी बात की कि इसको राखी बांध 2 रुपये को, रुपया तो इतना ज़्यादा डाउन हो गया है, अब देश की साख कितनी गिर चुकी है, अब कैसे काम चलेगा। जबकि आज जो वही कलाकार, आज जबकि डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत 90 पार हो चुकी है, ना तो मोदी जी इसके बारे में कुछ बता रहे हैं और ना ही वे कलाकार जो पहले इतना हल्ला मचा रहे थे उनका भी खून पानी हो गया है, या वे मोदी से इतने डरने लगे हैं कि अब इनकी जुबान नहीं खुलती। तो उन्हें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि मतलब अब उसका समाधान सोचना चाहिए कि कैसा होगा। यानी कि दूसरों को तो जो है आरोप लगाते रहे। पहले भी जो है ना मोदी जी ने, जब वे मुख्यमंत्री थे, पहले भी आरोप लगाए कि भाई इतने घुसपैठिया आ गए, कहाँ से आ गए, कैसे आ गए। अब भी तो उनकी सरकार है, घुसपैठिया कहाँ से आ रही हैं, सब चीज उनके अंडर में है कि गृह मंत्री के अंडर में सब कुछ आता है। तो फिर तो जब दूसरे होते हैं तब तो मतलब इनको नहीं, वे तो कुछ नहीं करते। जो अपने ऊपर आता बात होती है तब पता चलता है कि देश को संभालना कितना कठिन है, कैसे कैसे कंट्रोल किया जाए। अब अगला हमारा पॉइंट आता है मनरेगा पर। 2008 में देश की आर्थिक स्थिति को डाउन हुई। मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, तो मनमोहन सिंह ने जो है मनरेगा चलाई। मनरेगा चलने से देश में रोजगार बढ़ा। जो गांव के जो ग्रामीण लोग थे, जो मजदूर लोग थे, उनको सहायता मिली, उनको नौकरी मिली, और नौकरी मिलने से उसे उद्धार हुआ। और उस समय जो है ना आर्थिक स्थिति देश की मजबूत हुई। विदेशों में भी इसकी चर्चा रही कि मनमोहन सिंह ने तो अपने देश को आर्थिक स्थिति से उबार लिया है। आज जबकि कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम में 100 दिन की मजदूरी मिलती थी, हम 125 दिन की मजदूरी देंगे। उस समय 279 रुपये मजदूरी की मिलते थे, परंतु आज की सरकार ने 125 दिन तो बता दिए, लेकिन यह नहीं बताया कि रुपये कितना बढ़ाया गया है। और उस समय 90% हिस्सा केंद्र सरकार देती थी और 10% राज्य सरकारें देती थी। आज केंद्र सरकार 60% देगी और 40% राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा। जबकि देश की सभी राज्य सरकारें कर्जे में डूबी हुई हैं, सब पर कर्ज है, तो वे इतना भारी 40% का वहन कैसे करेंगे। और सरकारें ही नहीं बल्कि भारत देश की स्थिति खराब है। भारत देश आज 225 लाख करोड़ के कर्जे में दबा हुआ है। तो इस प्रकार से आज इन्होंने मनरेगा का नाम जी राम जी रख दिया, क्योंकि नाम बदलने में बड़े माहिर हैं। हर जगह नाम बदलने में इनका विश्वास है, नाम बदल देते हैं। ये जो मनरेगा है वो महात्मा गांधी के नाम से थी, महात्मा गांधी स्वराज रोजगार योजना। तो उसका मतलब लेना, अगर इसमें कोई उन्हें सुधार करना था तो सुधार करते, नाम बदलने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब वे गांधी से नफरत करते हैं।
और कहते हैं कि विपक्ष तो जो हल्ला मचा रहा है, उनके पेट में दर्द हो रहा है कि वो लेने इसका नाम। भाई विपक्ष का आरोप केवल इतना है कि नाम क्यों बदल रहे हैं। वे ये नहीं चाहते कि ठीक है तुम 125 की जगह 365 दिन दे दो काम होने, हम बड़े खुश हैं, या तुम जैना होने 200 की जगह 500 रुपये दाढ़ी दे दो, हम बहुत खुश हैं। लेकिन नाम बदलने की क्या जरूरत है, नाम बदलने से तो कष्ट बढ़ता है। इसका मतलब आप गांधी जी से नफरत करते हैं, आप गोडसे के समर्थक हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो लमनिका का नाम बदलना बहुत ही गलत है, इसे कोई उचित नहीं। कहते हैं कि जैसे कुमार शिवराज सिंह चौहान ने संसद में कहा, भाई वो तो जो है ना राम को मानने वाले थे, वहाँ मरते वक्त उनके नाम मुँह से राम निकला। अरे राम तो सभी को मानते हैं, जितने भी हिंदू हैं सभी राम को मानते हैं। इसमें ऐसी क्या बात है कि गांधी के विपक्ष वाले तो राम का नाम नहीं लेना चाहते, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। तो राम का नाम तो सभी हिंदू लेते हैं, तो राम के नाम से कोई फरेज नहीं है। लेकिन नाम बदलने से बहुत बड़ा फरेज है। नाम क्यों बदलते हैं? अगर उन्हें कोई कमी लगती है कि मंडी वाल किसी काम में, बट पैसा टाइम से नहीं मिलता या कोई बात लगी, तो आप पैसा बढ़ाइए, दिन बढ़ाइए, सबको करिए, पैसा टाइम से दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन नाम बदलने की क्या जरूरत पड़ी? मतलब दूसरे के नाम को आप गांधी जी में कोई विश्वास नहीं है, जबकि विदेशों से भी जो नेता आते हैं वो भी गांधी जी को माला अर्पण करते हैं उनकी। लेकिन आप नहीं चाहते कि गांधी जी का नाम भारत में रहे, वे उसके नाम से चिढ़ते हैं। वो नहीं चाहते कि उनको भारत में कोई सम्मान दिया जाए। आगे आते हैं हम। अब जो स्थिति है यूपी जी SIR की, हम SIR पर आते हैं। 11 तारीख में, 11 दिसंबर में उत्तर प्रदेश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने 11 दिसंबर को बताया था कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 2,91,00,000 वोट काटे गए हैं। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र 403 विधानसभा क्षेत्र हैं और उनमें 2,91,00,000 वोट काटे गए हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक विधानसभा से 72,208 मतदाताओं के नाम काटे गए। और इनका कहना है कि बार पर कहते हैं कि हमने जो है 99.9% मतलब उनके फॉर्म भरे गए हैं और वे सब जो है ना अपलोड हो गए। जब इतने अपलोड हो गए तो फिर उनमें से 2,91,00,000 कैसे कट गए? दूसरे अभी 15 तारीख में अभी योगी जी ने कहा, और जबकि जो है ना उत्तर प्रदेश के वोटर 15,44,00,000 हैं। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं की संख्या 44 करोड़ है और उसमें से 4 करोड़ का नाम काटे गए हैं, अब जो है ना 12 करोड़ ही बचे हैं। तो उसने कहा, योगी जी ने कहा कि इसमें तो भाई 85% तो हमारे ही मतदाता हैं, इसलिए इनको जो है ना अपने BLO को निर्देश दिया कि तुम जो है भाई इनको ठीक करो, अभी दिन बकाया है। तो किस प्रकार से अब इनके वोट का पोल खुल रहा है, जब इतने % सारे के सारे हो गए तो इतने नाम कैसे कटेंगे? इसमें भी कुछ झोल है, देखो आगे क्या होता है। धन्यवाद। जय भारत।